कैसी गुजरी आप सब लोगों की ईद कोरोना के सीजन में? हम्म? सो के अच्छा। नींद में सर, अच्छा नींद ही करते रहे हैं, पढ़ाई शढ़ाई कोई नहीं की, नींद से जैसी की है। चलो अच्छा, रिलैक्स कर लिया। अब आप लोग नींद से उठ गए हो, कभी भी सोए हुए हो काम में? चलो, साल ने काम किया भाई। ईद पे कौन पढ़ता है? हाँ, उसने पढ़ा इस पर ईद पे। हमारे ने पूरा नोट्स फिनिश किया है और मेरे से इन टच भी रही है। मैं हैरान हूँ वाकई कि ईद पे कौन पढ़ता है, लेकिन हमारा ने पढ़ा। उठ गए सर हाजरा, नूरुल खुदा। हमारा बहुत लाइक बची है, हो गई है लाइक है। हमारा तो सर पर माशाल्लाह गोल है ना। हमारा तो गोल है डिस्टिंक्शन लेने का ही इंशाल्लाह। चलो आप सब भी बहुत अच्छे हो, वेरी नाइस। शुरू स्टार्ट करें। हम नोट्स को रिवाइज कर रहे थे, ठीक है। पहले 3 चैप्टर हमने कर लिए थे, अब अगले 4 में 3 या 4 हो रहे हैं, उसको देखते हैं। तो बेसिकली राइनाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन इन द नोज। राइनो मीन नोज इन्फ्लेमेशन। तो राइनाइटिस 4-5 तरह का होता है। अगर किसी हार्श एलर्जन की वजह से है, जैसे डस्ट है, स्मोक है, टेम्परेचर चेंज है, कोई भी एलर्जन एनीथिंग, अगर उसकी वजह से है तो उसको बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस, ठीक है। अगर आपकी ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, साइकोसोमैटिक्स में स्ट्रेस की वजह से आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो बैलेंस है वो नहीं रहता, पैरासिम्पैथेटिक ओवर एक्टिविटी हो जाती है, उसकी वजह से जो राइनाइटिस होता है, इन्फ्लेमेशन नोज की होती है, जो कि आप लोगों को ज्यादा बच्चों को है, उसको बोलते हैं बेसल मोटर राइनाइटिस। जिस राइनाइटिस में किसी भी वजह से, किसी कॉज की वजह से सारा म्यूकोजा श्रिंक कर जाए, उसको बोलते हैं ट्रॉफिक राइनाइटिस। जिस राइनाइटिस में म्यूकोजा स्वेल कर जाए, उसका साइज इंक्रीज हो जाए, उसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफिक राइनाइटिस। और जिस राइनाइटिस में कोई वायरस या बैक्टीरिया हो, उसकी वजह से उसको बोलते हैं इन्फेक्टिव राइनाइटिस या वायरल या बैक्टीरिया। ये मेन 5 तरह के राइनाइटिस है अकॉर्डिंग टू द कॉज, ठीक है। तो इसमें से वैसे कॉमन बहुत है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बहुत है, ईएनटी पॉइंट ऑफ व्यू से मरीज बहुत आते हैं, लेकिन कॉफ में आपसे क्योंकि इसमें से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। तो एलर्जिक राइनाइटिस क्या है? बेसिकली एलर्जी टू एनी एलर्जन, डस्ट, स्मोक, टेम्परेचर चेंज, फूड एलर्जी, इंसेक्ट बाइट, बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से आपको एलर्जी हो सकती है। तो 2 तरह के, या तो सीजन में होगी, उसको सीजनल बोलेंगे, पूरा साल रहेगी तो उसको पेरिनियल बोलेंगे। एलर्जिक राइनाइटिस के जो मेन फीचर वो यही है कि छींकें आते हैं मरीज को, स्नीजिंग, नाक जब ज्यादा है तो एडीमा हो जाएगा, कंजेशन हो जाएगी, नाक बंद होगा, गले में रेशा गिरेगा, गला खराब रहेगा। तो ये उन्होंने उसकी फीचर्स हैं। छींकें आना, नाक से पानी आना, गले में रेशा जाना, ये एलर्जी के उन्होंने सिम्टम्स है। नाक में खारिश होना, गले में खारिश होना। तो कोई भी हो सकता है आपका एलर्जन, पोलन हो सकते हैं, मोल्ड हो सकते हैं, स्पोर हो सकते हैं, कालीन के अंदर जो माइट पड़े होते हैं वो हो सकते हैं, डेथ भी हो सकता है। तो इसका मैकेनिज्म क्या? मैकेनिज्म ये है कि ये बेसिकली एलर्जन बने हैं, ठीक है। पोलन, मोल्ड, डस्ट, स्मोक, माइट, कुछ भी एलर्जन। मैकेनिज्म ये इसमें बड़ा अच्छा दिया हुआ है, डायग्राम दी हुई है। ये एंटीबॉडी बनाई हुई है ब्लू कलर की, ठीक है। जब भी एंटीजन आता है तो ये एंटीबॉडी जो पड़ी हुई है, एंटीबॉडी बनती है और ये अपने आप जो उसका नीचे वाला एफसी एंड ये अटैच कर लेता है एलर्जी वाले सेल से। तो एलर्जी वाले सेल्स कौन से हैं? ईस्टर्नोफिल्स और मास्ट सेल्स हैं। जब री एक्सपोजर होता है एंटीजन का, तो वो एंटीबॉडी से जो अटैच हुआ मास्ट सेल वो बर्स्ट करता है, ये ऐसे बर्स्ट करता है, ठीक है, मास्ट सेल और ये निकल, उसमें से मीडिएटर्स निकलते हैं जो एलर्जी लेके आते हैं। वो मीडिएटर्स कौन कौन से हैं? वो ये हैं। एक तो स्पेसिफिक एलर्जन आया, नॉन स्पेसिफिक एलर्जन आया। मास्ट सेल ये बेजोफिल फटा, ओपन हुआ, बर्स्ट किया, उसमें से मीडिएटर्स निकले। उन मीडिएटर्स ने ये 3 काम किए। एक तो वास्कुलर परमेबिलिटी बढ़ा दी,
ज्यादा वेसल से फ्लूइड बाहर आएगा वेसोडाइलेशन के साथ, टिश्यू एडिमा, और टर्बिनेट का साइज बढ़ जाएगा, एडिमा की वजह से नाक बंद हो जाएगा। इसी तरह एक ब्रोंकोस्पैज्म कर देता है। लंग्स के अंदर क्या होगा, ब्रोंकोस्पैज्म, अस्थमा, फीचर्स आने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह ये जो मीडिएटर्स हैं, ये क्या करते हैं, ग्लैंड्स की ओवर एक्टिविटी करते हैं, सिक्रीशन ज्यादा होती है, राइनोरिया होता है। तो दिस इज बेसिकली दी मैकेनिज्म। तो दोनों का मैकेनिज्म तकरीबन सेम है, एलर्जी वाले का भी, वेजोमोटर वाले का। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो ये इसमें लिखा होगा तो जाने से एंटीजन आया, आईजी एंटीबॉडी बनी, उसका जो उसने अपने आप को मास्ट सेल से अटैच किया, दोबारा री एक्सपोजर हुआ, मास्ट सेल ओपन हुआ, उसने मीडिएटर्स निकाले, मीडिएटर्स ने फिर टिश्यू एडिमा किया, इंक्रीज सिक्रीशंस की, ब्रोंकोस्पैज्म किया। तो सीजन वाले में ये है कि इस सीजन में होगा, नाक बंद होगा, छींकें आएंगी, गले में रेशा गिरेगा और आपको इचिंग होगी नाक में। और अगर सारा साल ये रहते हैं, बार बार फ्लू हो रहा है, नाक पक्की पक्की बंद रहती है, बहुत ज्यादा एडिमा जब लॉन्ग टर्म होता है, तो जो आपका सेंसर्स हैं स्मेल के, वो खराब हो जाते हैं, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल हो जाता है, हर वो गले में रेशा गिरने की वजह से खांसी रहती है, कान में प्रॉब्लम रहता है। तो ये सारे फीचर पेरिनियल के हैं। इसमें कुछ नाम लिखी हुए हैं, एलर्जिक सलूट, टॉबोस्टोम कंजक्टिवा, एलर्जिक साइनस, ये तस्वीरों में देखो ये है। एलर्जिक सलूट, बार बार मरीज नाक अपना जो ऊपर की तरफ करता रहता है, साफ करता है, या स्विचिंग होती है, रगड़ता है नाक को, तो उसकी वजह से ये स्किन पे क्रीज बन जाती है। ये देखो, ये ऐसे करने की वजह से, ये करने की वजह से ये देखो ये क्रीज बन गई है, ये जहाँ पे एरो लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एलर्जिक क्रीज या एलर्जिक सेल्यूट। ठीक है, इस तरह ये टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी हुई है, ये देखो एक टर्बिनेट बड़ा हुआ है। इस तरह कंजक्टिवा में वेस्ट कंजेशन हो जाती है, वेसल्स इकट्ठी हो जाती हैं। ठीक है, कॉबलस्टोन क्लमजीली उसको इकट्ठी वेसल को, ये कंजक्टिवाइटिस हो जाता है एक किस्म का। ठीक है, इस तरह नीचे आंख के नीचे हल्के पड़ जाते हैं, इसको बोलते हैं एलर्जिक साइनस। ये एलर्जिक साइनस, ये फीचर्स हैं एलर्जी। नाक पे फ्रीज आ जाएगी, इसको एलर्जिक सल्यूट बोलेंगे, निकोजा फेल हो जाएगा और हाइपरट्रॉफी आ जाएगी, और आंखें लाल हो जाएंगी, मुंह रहती हैं इनकी, और ये काले काले जो है ना, ये दाग पड़ जाते हैं, इनको एलर्जिक साइनस होता है। दीज आर द फीचर्स ऑफ एलर्जिक साइनस। टेस्ट क्या करेंगे, टेस्ट में अमूमन हम आईजी एंटीबॉडी का लेवल करते हैं। मेन जो टेस्ट बेसिकली करते हैं वो ये करते हैं, स्किन के ऊपर डिफरेंट एलर्जन जो है ना प्रिक करते हैं, देखते हैं किससे उसको एलर्जी है, किससे एलर्जी, उससे बचना है। एलर्जी का बेसिक ट्रीटमेंट है कि उससे आपने बचना है, अवॉइडेंस ऑफ एलर्जन। ठीक है, रूटीन के जो हैं एलर्जन वो हैं पेट्स नहीं रखने घर में, मरीज को समझाना है घर में कोई पेट्स नहीं होने चाहिए, कारपेट्स नहीं होने चाहिए, सडन हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर जो जंक फूड वो एलर्जी करते हैं वो नहीं होना चाहिए, अपनी स्लीप नहीं खराब करनी, वेजोमोटर राइनाइटिस में स्लीप खराब करोगे, रात जागोगे, दिन को पढ़ोगे, उसकी वजह से एलर्जी हो जाती है। ठीक है, अपना स्ट्रेस बहुत ज्यादा रिलैक्स नहीं करोगे, बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स, टी, कॉफी, तेल हो गए, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि मिला के एलर्जी राइनाइटिस या वेजोमोटर राइनाइटिस करते हैं, जो हम सब में, हमारे अंदर ये क्वालिटीज हैं कि हम सारे ये काम करते हैं, जिसकी वजह से जिन बच्चों को एलर्जी का प्रॉब्लम की ये वजह है। ड्रग्स दे देते हैं, एंटी स्टमिक देते हैं जो H1 ब्लॉकर हैं, जैसे लोरेटाडीन है, सिट्रिजीन है, फेक्सोफेनाडिन है। ठीक है, तो सिंपैथोमिमेटिक, क्योंकि बेसिकली पैरासिम्पैथिक ओवर एक्टिविटी है, पैरासिम्पैथिक सिक्रीशन ज्यादा करती है, तो उसके अगेंस्ट हम सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स देते हैं। ठीक है, ताकि वो डीकंजेशन करें। लेकिन सिंपैथोमिमेटिक का एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो रूटीन में तो डीकंजेशन करती हैं, ये कंजेशन को कम करती हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म लेते रहें तो रीबाउंड फिनोमेना की वजह से परमानेंटली जो है ना मिकोजा की हाइपरट्रॉफी कर देते हैं, टर्मिनेट की हाइपरट्रॉफी करते हैं। बिकॉज वक्ती तो बड़ा अच्छा आराम आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म मरीज का नाक बंद हो जाता है। इसको बोलते हैं राइनाइटिस मेडिकामेंटोजा, मीन मेडिसिन की वजह से जो राइनाइटिस हो गया है। मेडिसिन कौन सी? सिंपैथोमिमेटिक, वैलोमेटाजोलिन, ठीक है, ऑक्सीमेटाजोलिन, ये करती हैं ये।
सबसे बेहतरीन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं एलर्जी के लिए, लेकिन ओरल के साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, आपको पता है कि डायबिटीज को रिवर्स करती है, हाइपरटेंशन रिवर्स करती है, तो हम इसे टॉपिकल देते हैं, टॉपिकल लॉन्ग टर्म यूज कर सकते हैं। सर इज देयर एनी लिंक और डीएनएस? हाँ, अगर डीएनएस भी होगा, डेविएटेड नेजल सेप्टम होगा इजा, तो उस पर जो बार बार ज्यादा, क्योंकि वो नेजल वेंटिलेशन अच्छी नहीं होगी, एलर्जी उस वजह से रहेगी, उस तरह से हवा अच्छा गुजर नहीं होगा। सेकंड ये है कि उसमें पूजा, क्योंकि वो टेढ़ी है हड्डी, तो बार बार एक्सपोज होगा, सीधी जाकर डस्ट पड़ेगी, स्मोक पड़ेगी, इसकी वजह से डीएनएस के पेशेंट में रिस्क बढ़ जाता है एलर्जी का। 100% नहीं है, लेकिन रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि हड्डी टेढ़ी होगी और जो हवा पड़ेगी ठंडी गर्म, वो डायरेक्ट, बजाय ये कि चाहे वो जाए और नीचे थ्रोट की तरफ जाए, वो डायरेक्ट जाके हड्डी को लगेगी, बोन को लगेगी, जो आपका सेप्टम को लगेगी, इसकी वजह से राइनाइटिस हो सकता है, आपको बिल्कुल हो सकता है। तो बेस्ट हम क्या करते हैं, टॉपिकल स्टीरॉइड्स देते हैं, जैसे मैं आप लोगों को हाइब्रिड लेके देता हूँ। बेटा सिम्पैथोमिमेटिक्स जो है ना, बेसिकली सिम्पैथोमिमेटिक्स क्या करती हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन करती हैं, ठीक है, सिक्रीशंस कम करती हैं, ग्लैंड की सिक्रीशंस कम करती हैं, ठीक है, सिम्पैथोमिमेटिक्स। तो वो अब हमारा प्रॉब्लम क्या है, जो जिनको वेजोमोटर राइनाइटिस है या राइनाइटिस के अंदर होता क्या है, पैरासिम्पैथेटिक ओवर एक्टिविटी होती है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ज्यादा काम करता है, तो वो ज्यादा जब काम करता है तो ग्लैंड ज्यादा सिक्रीट करते हैं, इसलिए नाक में से पानी आता है, इसी तरह सिक्रीशन बढ़ जाती है, एडिमा ज्यादा, वेजोडाइलेटर है, टिश्यू परमिबिलिटी ज्यादा करता है, एडिमा ज्यादा हो जाता है। तो ये बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक ओवर एक्टिविटी की वजह से एलर्जी होती है, ये वेजोमोटर राइनाइटिस होता है। तो आप उसमें क्या करना होता है कि उसमें आप देते हैं सिम्पैथोमिमेटिक्स। वो क्या करेंगे, वेजो कंस्ट्रिक्शन करेंगे, ब्लड की सप्लाई कम होगी, कम परमिबिलिटी होगी, कम एडिमा होगा, इसी तरह सिक्रीशंस कम बनेंगी, सिक्रीशन कम बनेंगे, राइनोरिया कम होगा, ठीक है, नूरुहुदा। तो सिम्पैथोमिमेटिक्स इस वजह से आपको इम्प्रूव करते हैं। लेकिन सिम्पैथोमिमेटिक्स भी आप टॉपिकल ओरल नहीं दे सकते, ओरल में यह है कि बीपी को ज्यादा कर देते हैं, आपके हार्ट रेट ज्यादा करते हैं, टॉपिकल देते हैं आप, ठीक है। तो सुडोएफेड्रिन इसमें दे देते हैं आप, सॉरी ज़ाइलोमेटाग्लिन, ऑक्सीमेटाग्लिन। सिम्पैथोमेटिक का लॉन्ग टर्म का प्रॉब्लम ये है, टॉपिकल स्टीरॉइड मारिया, ड्रग ऑफ चॉइस स्टीरॉइड्स हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म यूज का इफेक्ट जो है ना, टॉपिकल सेफ है, ओरल मैं यही पढ़ा रहा हूँ, ओरल जो है वो इतने सेफ नहीं होते, लॉन्ग टर्म में ओरल हम 2-3 हफ्ते के लिए देते हैं, टॉपिकल बिल्कुल सेफ है, टॉपिकल बेस्ट एंटी इंफ्लेमेटरी हैं जो आपने देने हैं, ठीक है। और उसके साथ जो लॉन्ग टर्म यूज के लिए होते हैं वो होते हैं मास्ट सेल स्टेबलाइजर, जो मैंने बताया ना, मास्ट सेल बस्ट करता है तो केमिकल निकलते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, मास्ट सेल स्टेबलाइजर हम यूज कराते हैं, उसमें मोन्टिलो कास्ट है, ठीक है, और उसमें कटोटेफेन है या सोडियम क्रोमोग्लाइकेट है। तो ये जो कॉम्बिनेशन, जैसे मैं आप जब आते हो ना, आप सोचते हो कि सर हमेशा हाइब्रिड नेजल स्प्रे देते हैं, जेटोफिन एरोकास दे देते हैं, तो बेस्ट यही है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। और या अगर एलर्जी है, अगर वेजोमोटर है, तो फिर आपको एंक्सियोलिटिक एंटी डिप्रेसेंट भी लेने पड़ते हैं। अगर बार बार जान नहीं छूट रही, ठीक है, बार बार हो रहा है, आपकी इमोशनल इंस्टेबिलिटी है, इमोशनली स्टेबल नहीं हो, बार बार हर दफा जब सुबह सो के उठते हो तो थका के छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, नाक से पानी आना शुरू हो जाता है, हर दूसरे दिन ये मसला होता है, और एलर्जन भी कोई नहीं है, कोई एक्सपोजर भी नहीं है, परहेज भी बहुत अच्छा करते हो, फिर आपको एंटी डिप्रेसेंट्स लेने पड़ते हैं, ठीक है, ताकि आपको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम स्टेबल करे। तो डॉक्टरों में ये मुंह में छाले बनने, अल्सर बनने, ये बड़े कॉमन होते हैं, हम लोग स्ट्रेस बहुत लेते हैं, ठीक है। डॉक्टरों के अंदर एलर्जी का मसला बहुत कॉमन होता है डॉक्टर्स के अंदर। और एक और ग्रुप है जो फेयर स्किन इंडिविजुअल्स होते हैं, फीमेल जैसे तो गोरी होती हैं, उनमें प्रॉब्लम ये होता है, इनमें दो चीजें, एलर्जी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है, ये एक फैक्टर है, ये रेशियल फैक्टर या कंजेनिटली होता है। ब्लैक वालों के अंदर कंपैरेटिवली स्किन की, नाक की एलर्जी कम होती है, जो व्हाइट लोग होते हैं उनमें एलर्जी ज्यादा होती है, एलर्जी और कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम कुदरती तौर पर ज्यादा होता है। इसी तरह एक और बड़ा अच्छा मोडेलिटी अगर ये करे तो हम क्या कहते हैं, हाइपोसेंसिटाइजेशन करते हैं, लो डोज में एलर्जन देते जाते हैं, जैसे वैक्सीन नहीं लगाते, इसी तरह लो डोज एलर्जन देते जाते हैं 2-3 साल के लिए। उससे ये है कि जो आपका जो, जैसे अभी कोरोना का कह रहे हैं कि ये जो जो टाइम गुजरेगा सब लोग इम्यून होते जाएंगे, इम्यूनिटी बढ़ाते जाएं, एलर्जन में वो वैक्सीन बेसिकली क्या देते हैं, 2 डोज का एलर्जन देते हैं, ये वो जाम देते हैं, ठीक है, ताकि आपकी इम्यूनिटी बढ़े। तो आपको ये बेसिकली क्या कहते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं थ्रू डिसेंसिटाइजेशन, कि आपको थोड़ा थोड़ा एलर्जन देते जाएंगे तो आपकी आईजी एंटीबॉडी बनती जाएंगी, और जो आपका जो है ना मिकोजा को स्टेबल रखेंगे। तो इम्यूनोथेरेपी इज वेरी गुड अगर इफेक्टिव है तो। ऑटोनॉमिक वाली बात बेटा, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बेसिकली इज दी सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये आगे हम पढ़ते हैं, ये आगे वेजोमोटर राइनाइटिस। तो जिन लोगों में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम स्टेबल नहीं होता, जो टेंशन ज्यादा लेते हैं, जो स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, अमूमन जो इमोशनल होते हैं, जो गुस्सा ज्यादा करते हैं,
उनमें भी ये एलर्जी का प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन उसको बोलते हैं वेजोमोटर राइनाइटिस, क्योंकि इसमें एलर्जन का कोई काम नहीं है, सिम्टम्स वही हैं, एग्जैक्टली वही है। तो सुबह सुबह मरीज उठता है, कुछ छींकें आती हैं, नाक से पानी, बस थोड़ा सा फर्क है, एकदम बहुत ज्यादा छींकें आएंगी सुबह उठ के, जो ही हवा लगेगी गले में नाक से पानी आना शुरू हो जाएगा, रेशा आना शुरू हो जाएगा। ये सारा बेसिकली अगर हो रहा है, और एलर्जन कोई भी नहीं है, ना घर में पेट्स हैं, ना कार्पेट्स हैं, ना डस्ट पैक्स वगैरह, ना स्मोक है, ना आपका कुछ जंक फूड लेते हो, ना कलर फ्लेवर लेते हो, उसके बावजूद अगर ये हो जाता है, कई बच्चे पूछते हैं मेरे से, सर हम क्या करें, अचानक से जो है एलर्जी नहीं ठीक होती है, छींकी आने शुरू हो जाती है। तो फिर उसमें सिनेरियो को बेसिकली डिफरेंशिएट बेटा ऐसे ही करेगा ना कि आपको वो एक्चुअली इसमें तो बेसिकली इसलिए इसमें थोड़ा सा ना डिफरेंशिएट करना आपके लेवल के लिए मुश्किल है, इसलिए एफसीपीएस में पूछा जाता, आप में नहीं पूछा जाता। तो आप में बेसिकली वो सिनेरियो यही देगा, अगर एलर्जी का सिनेरियो देगा तो कोई ना कोई आपको एलर्जन के पीछे से बताएगा कि ये पेशेंट जो सेंसिटिव है डस्ट से, स्मोक से, उससे सेंसिटिव है, क्योंकि अदरवाइज डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है, हिस्ट्री में आप डिफरेंशिएट करते हैं। तो सिनेरियो में कोई खास डिफरेंस नहीं, लेकिन आपको जो बेसिकली वो देगा, एलर्जिक राइनाइटिस में कोई ना कोई एलर्जन की हिस्ट्री होगी उसकी, किसी एलर्जन से वो एलर्जिक होगा। वेजोमोटर में एलर्जी को कोई काम नहीं है। विदाउट एलर्जन एलर्जी के अगर सिम्टम्स आते हैं तो वो वेजोमोटर राइनाइटिस है। उसमें आपको बोल सकता है, ऐसे दे सकता है कि एक मेडिकल स्टूडेंट है, वजह से भी ये एलर्जी बिल्कुल होती है। स्लीप डिस्टर्बेंस, अगर आप सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब करेंगे, जो हमारा भी काम था, इसलिए मैं आप लोगों को भी समझाता हूँ, पढ़ाई ठीक है लेकिन आपकी सेहत बहुत जरूरी है। हम डॉक्टरों को ये शुरू से शौक होता है, हमें एक्सेप्शनल पढ़ाई करनी होती है, उसमें ये क्या कहते हैं, रात जागते हैं दिन को सोते हैं, दिस इज वेरी बैड। सर्केडियन रिदम जो है वो अगर डिस्टर्ब करोगे तो आपको प्रॉब्लम रहेगी, आपको लॉन्ग टर्म में जाके आपको प्रॉब्लम आएंगी, आपको वेजोमोटर सिस्टम भी, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी डिस्टर्ब होगा, आपकी एंजाइटी स्ट्रेस भी बढ़ेगा, आपको जो अब 40 जाना शुरू हो गया तो प्रॉब्लम आने शुरू होंगी। इसलिए रात 10 से 4 बजे वाली नींद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंफर्टेबल स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर स्लीप डिस्टर्बेंस है तो डेफिनेटली एलर्जी हो सकती है। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में बता रहा था, बेसिकली सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये दोनों बैलेंस में चलते हैं। अगर इसका इम्बैलेंस हो जाता है, पैरासिम्पैथेटिक ओवर एक्टिविटी हो जाती है, तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करती है, वेजो डायलेशन करती है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम तो पता ना सबको, वेजो डायलेशन करती है, टिश्यू परमेबिलिटी बढ़ाती है, ठीक है, सिक्रीशन ग्लैंड की ज्यादा करती है, गट में भी और आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी। तो अगर पैरासिम्पैथेटिक ओवर एक्टिविटी होगी तो इस तरह छींकें आएंगी, नाक में से पानी बहुत ज्यादा बहेगा, नाक बंद रहेगी। अगर कोई एलर्जी की हिस्ट्री नहीं है, जैसे ये उसने आपको दे दिया है, ये टेबल दिया, बड़ा अच्छा डिफरेंस का, ये देखो एलर्जी और वेजोमोटर नेचर। एलर्जिक राइनाइटिस में एलर्जी होती है, वेजोमोटर में कोई एलर्जी नहीं, सिर्फ आपकी साइकोसोमैटिक है, एंजाइटी रिलेटेड है, इमोशनली अनस्टेबिलिटी की वजह, इंस्टेबिलिटी की वजह से है, आपका वेजोमोटर इंस्टेबिलिटी की वजह से है, ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से है, टेंशन की वजह से है, लाइफ स्टाइल की वजह से है। ठीक है, जो एलर्जिक राइनाइटिस है वो पूरी एक सीजन में किसी खास वेदर में हो सकती है, कुछ तो सर्दियों में, कुछ तो गर्मी में होती है, जबकि जो पेरिनियल है वो सारे साल एलर्जी हो सकती है। वेजोमोटर जो राइनाइटिस है वो सारा साल रहता है। एलर्जिक में स्टिमुलस पोलन हो सकते हैं, डस्ट माइट मूड स्पोर्स हो सकते हैं। वेजोमोटर में यूजुअली इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है, या चेंज ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या कोल्ड एयर की वजह से हो सकता है, लेकिन मेन साइकोसोमैटिक वेजोमोटर इंस्टेबिलिटी। क्लिनिक के फीचर दोनों के तकरीबन तकरीबन मिलते हैं, नाक बंद रहेगा, छींकें आएंगी, गले में रेशा गिरेगा। लैब इन्वेस्टिगेशन में जो एलर्जी के टेस्ट पॉजिटिव आएंगे, एलर्जी के सेल्स कौन से हैं, ईओसिनोफिल काउंट ज्यादा हो जाएगा टीएलसी में, स्किन टेस्ट पॉजिटिव होगा, और एंटीबॉडीज ज्यादा हो जाएंगे उसमें, आईजी एंटीबॉडीज उसमें नॉर्मल होंगे। ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है, इसमें अवॉइडेंस ऑफ एलर्जी करनी है और इसमें अवॉइडेंस ऑफ स्ट्रेस करनी है। बाकी एंटीस्टामिन, स्टीरॉइड स्प्रे और ट्रैंकुलाइजर देखो इसमें देने हैं, लिखा है ट्रैंकुलाइजर वेजोमोटर में। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली साइकोसोमैटिक होती है। ठीक है बच्चों, इस तरह नॉन कोई और एलर्जी के टाइप्स हैं, दवाइयों की वजह से हो सकती है एलर्जी, मेडिसिन डिकंजेस्टेंट जैसे मैं बता उसकी वजह से हो सकती है, प्रेगनेंसी की वजह से हो सकती है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से, इमोशनल की वजह से हो सकती है, ये वही वेजोमोटर है, हाइपोथायराइडिज्म की वजह से हो सकती है, गस्टेटरी हो सकती है, इवन एक हनीमून राइनाइटिस होता है, हनीमून की वजह से भी हो सकती है। ये सारे राइनाइटिस के डिफरेंट टाइप्स हैं। स्टीरॉइड स्प्रे का बहुत अच्छा रोल है, बेस्ट एंटी इंफ्लेमेटरी है। जो आपके मीडिएटर्स है ना वो बेसिकली इन्फ्लेमेशन करते हैं ना, तो आपको बेस्ट एंटी इंफ्लेमेटरी चाहिए तो स्टीरॉइड देते हैं आप, स्टीरॉइड स्प्रे इज द बेस्ट। दो चीजें बेहतरीन है, एक स्टीरॉइड्स टॉपिकल, ठीक है, और सेकंड आपके मास्ट सेल स्टेबलाइजर, पिटोटेफिन एंड मोनकिलोकास्ट। ठीक है,
और थर्ड नंबर पे अगर इसे नहीं कंट्रोल हो रहा तो फिर एंग्जाइटिक्स एंड एंटी डिप्रेशंस। तो एंग्जाइटिक एंटी डिप्रेशंस भी देने पड़ सकते हैं। इमोशनल इंस्टेबिलिटी का भी काफी रोल है हमारे जैसे सोसाइटी में एलर्जी के साथ साथ। हाँ मुझे बताओ, यहाँ समझ आ गई है वाली? अगला बड़ा इंपॉर्टेंट, अगला जो टॉपिक है वो प्रॉफ सेंट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक बताओ, मुझे समझ आ गई है? जी सर, ओके मारिया, गुड। अब पॉलिप्स क्या होते हैं? पॉलिप बेसिकली होती हैं गुदूदें नाक के अंदर। पॉलिप हमेशा याद रखना है कि पॉलिप बेसिकली जब म्यूकोजा है वो उसका इतना ज्यादा एडिमा हो जाता है कि वो एक मैस बन के लटकना शुरू हो जाएगा नाक के अंदर, तो उसको बेसिकली पॉलिप बोलते हैं। तो ये ट्यूमर नहीं है, कैंसर नहीं है, मैस है एडिमेटस म्यूकोजा का, ऐसा होता है पॉलिप। ये देखो, ये पॉलिप्स लटक रहे हैं नाक। तो पॉलिप एडिमेटस म्यूकोजा which presents in the form of a mass। फिर एंटी डिप्रेशन के अपने जो साइड इफेक्ट्स हों हैं उनके ओवरकम कैसे करेंगे? एंटी डिप्रेशन बेटा बेसिकली इतनी सोच समझ के देने हैं ना। अब तुम्हें अगर नहीं प्रॉब्लम तो तुम्हें क्यों देंगे? अगर तुम प्रॉब्लम आ रहा है, तुम्हारी क्वालिटी ऑफ लाइफ सफर कर रही है, हर वक्त छींकें, पानी, गले में रेशा, तंग पड़ी, आवाजार होगी जिंदगी से ही, तो फिर उसमें तो एंटी डिप्रेशन देंगे। ठीक है, एंटी डिप्रेशन के अपने साइड इफेक्ट आते हैं, लेकिन आजकल जो आ गई ना एंटी डिप्रेशन की दो तरह की, अभी एक अलग टॉपिक है, ये तुमने फॉरन में पढ़ा होगा। एक होते हैं ट्राईसाइक्लिक, उनके साइड इफेक्ट ज्यादा है। एक होते हैं सिर्फ सिलेक्टिव जो सेरोटोनिन को ब्लॉक करते हैं, उसका साइड इफेक्ट जरा कम है, वो हम सेफली दे सकते हैं। लेकिन ये तो नहीं ना हमारा को डिप्रेशन डिप्रेशन नहीं है तो उसको दे देंगे, एमन को डिप्रेशन है तो उसको नहीं देंगे, जिसको जरूरत है बेटा उसको देंगे। ठीक है, तो मैं समझाना ये सारा था कि हम जैसा जो नॉर्मल बंदा है, ये मेरी ये सारी क्लिनिकल बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, हम जैसा नॉर्मल बंदा जरूरी नहीं है कि आपके डिप्रेशन की वजह से हम पागल हों। नॉर्मल बंदों में जो स्ट्रेस लेते हैं उनमें यही होता है। एलर्जी का मसला होगा, कॉन्स्टिपेशन का मसला होगा, किसी को डायरिया लग जाएगा, किसी को बॉडी एक्स एंड पेन रहनी शुरू हो जाएंगी, किसी का मैदा खराब हो जाएगा। अगर ये सब कुछ आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, परहेज कर रहे हैं, इसके बावजूद ये चीजें रह रही हैं, तो इसकी एक कॉज जो है वो साइकोसोमैटिक मैनिफेस्टेशन है। साइको मीन्स साइकोटिक, दिमाग की वजह से, सोमैटिक मीन ऑर्गन में आ रही है, आपके ऑर्गन सिस्टम में आ रही है। ठीक है, तो मेरिट डिमेरिट देख के फैसला करना। ये तो नहीं कि एक बंदा आ रहा है छींके लेके आ रहा है, तुम आओ सर मुझे बस कल की एलर्जी हुई है, छींके आ रही है, जुकाम है, बुखार है, गला खराब, मैं कहूँ चलो जी आ जाओ एंटी डिप्रेशन, चलो ऐसा तो नहीं है ना। वो तो उसका देखना होता है मेरिट तो डिमेरिट, किसका फायदा हो रहा है किसका नहीं हो रहा। बाकी बनिए लेने में कोई हर्ज नहीं होता। अपनी हमेशा दवाई खा लो, वो अब तुमको छोटा सा मैं गलती सुनाता हूँ, शायद पहले भी तो मैंने सुनाया। मैं उस दिन गाड़ी में जाते हुए ना, तो कुछ महीना डेढ़ महीना पहले सुन रहा हुआ ना, एफएम लगा हुआ था, वो पता नहीं कौन सा स्टेशन था उसमें ना, उसमें उसने साइकियाट्रिस्ट बुलाया था। अनफॉर्चुनेटली साइकियाट्रिस्ट होते हैं ना, रूटीन है, मेरी ऑब्जर्वेशन है, वो खुद नॉर्मल नहीं होते कुदरती तौर पर, खुद नॉर्मल नहीं होते। पर उसने साइकियाट्रिस्ट बुलाया हुआ ये कोरोना की वजह से ना, तो वो उसको कह रहा था डॉक्टर साहब आजकल लोगों में डिप्रेशन बढ़ा, क्या करें? अब वो साइकियाट्रिस्ट साहब जो है ना अपनी तकरीर करना शुरू हो गए कि हम एक इसमें साइकोथेरेपी करते हैं, उससे 10-20% पेशेंट ठीक हो जाते हैं, दूसरों को हम मेडिसिन देते हैं। अब वो सारा मैकेनिज्म समझाना शुरू हो गया। उसने कहा, जो एंकर था, उसने कहा डॉक्टर साहब, आरजे जो था, डॉक्टर साहब सीधी बात है, पेंडू सारे सुन रहे हैं, आम लेमैन सुन रहे हैं, एक लफ्ज में बताएं आपके क्या है और क्या हाल है। अब वो साइकियाट्रिस्ट साहब अपनी उसके ऊपर आई के ऊपर आया, आगे कहता है कि अच्छा, दो तरह के बेसिकली बेटा ये इलाज, कोरोना की वजह से डिप्रेशन है ना, दो तरह का इलाज है। एक तो ये है कि मैं आप मेरे पास आए, मैं बोल बच्चन लगाऊं, बातें करके बेला फुसला के आपको ठीक करूं, उससे 10% लोग सिर्फ ठीक होते हैं। एक्चुअल जो ट्रीटमेंट है वो एक गोली है। तो मैं कहता हूँ कि अगर वो एक गोली तो खा लो, जैसे तुम्हारा पूरा मोहल्ला सुकून में आ जाए, तुम्हारे बीवी बच्चे सुकून में आ जाए, तुम्हारे माँ बाप सुकून में आ जाए, तुम्हारे काम वाली जगह पे सुकून में आ जाए, तो पराजित बड़ी मेहरबानी गोली है, खा लो, तो एंटी डिप्रेशन या है। ठीक है, तो इसी तरह है, एक गोली खा लो तो तुम्हारा सब जो है ना, इर्द गिर्द सब सुकून में रहेंगे। ठीक है, तो पॉलिप क्या बेसिकली मिकोजा के एडिमा हो जाता है, मिकोजा भूल जाता है, सो जाता है और मैस की फॉर्म में प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो पॉलिप की डेफिनेशन सबको आना चाहिए। बेसिकली ये मैस है, नॉन न्यूप्लास्टिक, कैंसर नहीं है, ट्यूमर नहीं है, और एडिमा हो जाता है मिकोजा का और वो प्रोलैप्स कर जाता है। बस दो तरह के हैं, एक एथमर्ड से आते हैं, एथमर्ड साइनसिस से आते हैं, जैसे नहीं तो पैरानेजल साइनसिस आपको सबको पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं पैरानेजल साइनसिस, बताओ जरा मुझे।
कड़ी सही चल रही तेरी यार, मुझे टाइम क्या हुआ 10:22। हाँ बताओ बेटा, कितने होते हैं साइनसेस हाजरा? एथमोड नहीं एथमॉइड, ठीक है। गुड, मैक्सिलरी शाबाश, मैक्सिलरी एथमॉइड स्फीनॉइड शाबाश, मैक्सिलरी हमारा गुड स्फीनॉइड और फ्रंटल शाबाश, ठीक है। तो जो एथमोइड साइनसेस से आते हैं उसको बोलते हैं, गुड मरियम शाबाश आयदा गुड, जो एथमोइड जो साइनसेस से आते हैं पॉलिप गुदूदें, उनको बोलते हैं एथमोइडल पॉलिप। उसकी सबसे जो बड़ी वजह, गुड आयदा, उसकी सबसे बड़ी वजह है एलर्जी, ठीक है। अब इन दोनों का फर्क आना चाहिए आपको। एलर्जी की वजह से जो पॉलिप्स बनते हैं वो एथमोइड साइनसेस में बनते हैं, जो इन्फेक्शन की वजह से बनता है पॉलिप बनता है वो मैक्सिलरी साइनस में बनता है, उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं बताओ? एंट्रोकॉइनल। एंट्रम मैक्सिलरी एंट्रम से निकला कोइने की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये दोनों में मेन फर्क है। अगर एलर्जी की वजह से पॉलिप बन गए हैं उनको बोलते हैं एलर्जिक पॉलिप या मॉडरेट पॉलिप। इन्फेक्शन की वजह से हैं, शाबाश मारिया, उसको बोलते हैं एंट्रोकॉनल। और वो कहां से निकलते हैं? मैक्सिलरी एंट्रम से। साइनोसाइटिस किस साइनस का ज्यादा कॉमन होता है इन सारे साइनसेस में से? हाँ मिसाल बताओ। मैक्सिलरी का, शाबाश। क्यों? क्योंकि उसका जो आपका मैक्सिलरी साइनस का जो ऑस्टियम है उसको अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करना पड़ता है, ऊपर की तरफ मूव करना पड़ता है सिक्रेशंस को, ठीक है। तो उसकी ओपनिंग है वो ऊपर होती है, साइनस थोड़ा नीचे होता है, इसलिए वहां पर रिटेंशन ऑफ सिक्रेशन और पॉलिप बनने का चांस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो समझ आ गई दोनों साइनसेस का, साइनसाइटिस का फर्क? हाँ, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करता है, शाबाश, ग्रेविटी के अगेंस्ट भी। और उसका जो जो म्यूकोसिलरी क्लियरेंस है वो अगेंस्ट ग्रेविटी जाती है सिक्रेशन। तो फर्क पता चल गया। पॉलिप क्या होता है? पॉलिप बेसिकली क्या है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ मिकोजा एडिमेटस हो जाता है और लटक जाता है और मैस बना देता है, ऑस्टियाई होता है, ठीक है। दो तरह के पॉलिप है मेन। एलर्जी की वजह से जो बनता है वो एथमॉइडल है, इन्फेक्शन की वजह से जो बनता है वो आपका वो आपका इन्फेक्शन की वजह से एंट्रोकॉनल है। ये दोनों का फर्क होना चाहिए। तो टियोलॉजी जो है बेसिकली एग्जैक्ट नॉट नोन है एथमॉइडल की, लेकिन ये सब एलर्जी की चीजें हैं। राइनोसाइनोसाइटिस है, एल्थमा है, एस्प्रिन की वजह से एलर्जी है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, फंगल साइनोसाइटिस है, कार्टाजिनर है, ये सब आपने पढ़ लेने हैं। यंग सिंड्रोम, शर्क्स क्रॉस, ये सबको इसकी टियोलॉजी आनी चाहिए। इसमें एक सैम्पटर ट्राइएड है, मरीज को एस्थमा भी है, एस्पिरिन इंटॉलरेंस भी है और ये पॉलिप भी बन जाते हैं, इसको सैम्पटर ट्राइएड बोलते हैं, ठीक है। ये आपका एमसीक्यू पूछ लेता है। तो बेसिक मेन चीज जो है वो आपने याद रखना है, मॉडल पॉलिप इज दी एलर्जिक पॉलिप। टियोलॉजी, अब ये पॉलिप वाला बेटा पूरा चैप्टर अच्छी तरह याद करना है, इसमें कुछ छोड़ने वाली, एक लफ्ज छोड़ने वाला नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्क मैंने आपको बता दिया, आगे आपको वो भी दिखाता हूँ, सिनारी भी दिखाता हूँ, कोई बताता हूँ। नेजल म्यूकोसा एलर्जन की वजह से उसका एडिमा हो जाएगा और वो लार्ज होकर लटक जाएगा, ठीक है। कई बार वो जुड़ा होता है सरफेस, उसको सीसेल होते हैं, कई बार वो डंडी उसकी लगी होती है, स्टॉक होता है, उसको पेडंकुलेटेड बोलते हैं। तो यूजुअली जो आपका एलर्जिक पॉलिप्स हैं एथमॉइड के, वो एथमॉइड साइनस से निकलते हैं और एथमॉइड साइनस में भी बेसिकली, अच्छा मुझे बताओ, ये साइनस होते हैं सर अस्थमा की वजह से ये ही हो जाता है? बेटा अस्थमा भी एलर्जी है ना, वो भी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, तो एलर्जी की वजह से बनेंगे। अस्थमा इज अनदर टाइप ऑफ एलर्जी। अगर ऊपर नाक की है तो उसको राइनाइटिस बोल देंगे, अगर नीचे चेस्ट में चली जाती है तो उसको अस्थमा बोल देंगे। अस्थमा या ब्रोंकाइटिस है, होती वो एलर्जी है हमारी। चलो मुझे बताओ, ये सारे साइनसेस मेनली कहाँ ओपन होते हैं? साइंसेस की ओपनिंग कहाँ पे है? मेन साइंसेस की ओपनिंग किस किस मीटर्स में है? कौन से टर्बिनेट से मीटर्स फायदा, कौन से मीटर्स में? मिडल मीटर्स, एक्सीलेंट, शाबाश, ठीक है। मिडल मीटर्स में ये सारे ओपन होते हैं। तो बेसिकली जो एलर्जिक पॉलिप्स हैं वो एथमॉइड साइनस से निकलते हैं, लेकिन एथमॉइड की जो ओपनिंग है मिडल मीटर्स में, वहां से निकलते हैं, ठीक है। तो साइट ऑफ ओरिजिन इज बेसिकली दी मिडल मीटर्स ऑफ वेयर द एथमॉइड साइनस इज ओपन, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो इसीलिए मिडिल मीटर्स में हम जो कहते हैं ना फेस्ट जो करते हैं, वो इस वजह से मिडिल मीटर्स में करते हैं, जाकर मिडिल मीटर एंट्रोस्कोपी बनाते हैं, वहां से हम ट्रेस करते हैं, मिडिल मीटर से ओपन करके साइनसिस में हम चले जाते हैं, एथमॉइड साइनसिस में डिजीज क्लियर करते हैं, ठीक है। तो ओरिजिन इज बेसिकली लेटरल वॉल ऑफ नोज, जहाँ पे मिडिल मीटर्स है, जहाँ पे वहां पे एथमॉइड की ओपनिंग्स हैं, वहां वहां से बेसिकली राइज करता है। जबकि जो एंट्रोकॉनल है वो कोना एंट्रम से निकलता है
मैक्सिलरी एंट्रम से निकलता है और पीछे कोइना की तरफ मूव करता है। कोइना में जो पोस्टीरियर नाक की ओपनिंग है, एक तो नाक की ओपनिंग सामने है ना, जिसको एंटीरियर नॉस्ट्रल्स बोलते हैं, पीछे की तरफ होते हैं उनको नेयर्स बोलते हैं, पोस्टीरियर नॉस्ट्रल्स या नेयर्स बोलते हैं, ठीक है, कोइना भी कहते हैं, वहां की तरफ जाते हैं। तो इसमें बेसिकली एलर्जी की हिस्ट्री होगी इन पॉलिप्स के अंदर। होते कैसे हैं, अंगूर के गुच्छे की तरह स्मूथ होते हैं, ग्लिसनिंग होती है, ग्रेप लाइक पे कलर के होते हैं, टू टच डू नॉट ब्लीड, टू टच ब्लीड नहीं करते, मल्टीपल होते हैं, ठीक है, आगे में ये मल्टीपल होते हैं, एंट्रोकॉनल सिंगल होता है, ये मल्टीपल होते हैं, इसमें एलर्जी कॉज है, उसमें इन्फेक्शन कॉज है, ये लेटरल वॉल ऑफ नोज से निकलते हैं, एथमोइड साइनस से, वो मैक्सिलरी साइनस से निकलते हैं, ठीक है। टेस्ट कौन से कर सकते हैं, बेस्ट टेस्ट कौन सा है पॉलिप्स के लिए बेटा, बेस्ट टेस्ट कौन सा करते हैं नॉन इन्वेजिव, मैंने को बताया ये सारी अगर नोज की प्रॉब्लम की, सीटी, शाबाश, वेरी गुड आयशा, नूरुल हुदा, मिसाल, एक्सीलेंट, सीटी आगे लिखना भी है, सीटी किसका, पीएनएस टेस्ट प्रोटोकॉल के साथ, ठीक है, सीटी स्कैन नोज पीएनएस से करें, गुड शाबाश मिसाल, वेरी गुड, नोज पीएनएस, ठीक है, सीटी स्कैन करके देखेंगे कहाँ गया हुआ है, एथमोस आने से कहीं और तो नहीं, बस नोज पीएनएस टेस्ट प्रोटोकॉल, वेरी गुड मिसाल। तो ये है, ये देखो, ये इसने डिफरेंशिएट किया हुआ, जो एलर्जी क्या मल्टीपल हैं और मिडल टर्मिनेट मिडल मीटर से आ रहे हैं, जो मैक्सिलरी है वो सिंगल होता है और मैक्सिलरी एंट्रम से आता है पॉलिप, ठीक है, ये देखो मल्टीपल पॉलिप, अगर ये एक सिंगल होगा पीछे की तरफ जा रहा है, आगे एक सिंगल पॉलिप है, इन्फेक्शन की हिस्ट्री है, ऐसी पिक्चर आती है तो आपने लिखना है कि एंड्रू यंग बच्चा है 13-14 साल का, माँ कहती है इसको 2-3 हफ्ते से नजला जुकाम लगा हुआ था, अब ये दूध बन गई है, तो मोस्ट लाइकली एंट्रोकॉनर। माँ बताती है कि 20-23-24-25 साल की लड़की है, उसको छींकें आती हैं, एलर्जी बहुत ज्यादा रहती है, अब उसका नाक बंद हो गया, नाक में ये दूधें लटकी हुई हैं, तो आप ये देखते हो मल्टीपल पॉलिप्स हैं, एलर्जी की हिस्ट्री है, तो मोस्ट लाइकली ये आपके एथमोइडल पॉलिप्स हैं। तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट इसकी जो मेन बेस्ट, अच्छा कंजर्वेटिव में तो आपने लोगों को एलर्जी है, इसलिए आपने वो एलर्जी वाली ट्रीटमेंट देनी है, एंटीस्टामिन स्टेरॉइड देने हैं आपने, लेकिन जो बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होगा वो होगा पॉलिप निकालना। तो बेस्ट किस तरह पॉलिप निकालते हैं, दो डायदा फेस के थ्रू। तो ईएनटी में जब भी कोई मैस आता है आपने याद रखना है, उसकी नॉन इन्वेजिव जो आपकी इन्वेस्टिगेशन करानी है वो आपने करानी है सीटी नोज पीएनएस, और बेस्ट जो सर्जिकल ऑप्शन है अगर डिजीज लिमिटेड टू नोज एंड पीएनएस है तो वो फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनसाइटिस टेस्ट करनी है, दैट इज। बाकी ये पॉलिप निकाल सकते हैं, नाक के थ्रू निकाल सकते हैं, ठीक है, कैमरे से निकाल सकते हैं, फेस के थ्रू, इंटरनल भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, मैक्सिलरी एंट्रम के थ्रू भी कर सकते हैं, तो ये सारी आपने सर्जरी का नाम याद करने हैं, पॉलिपेक्टमी, इंट्रानेजल एथमोइडेक्टमी, एक्सटर्नल एथमोइडेक्टमी, ट्रांसनेजल एथमोइडेक्टमी, एंट्रम से अप्रोच किया, नाक से किया, बाहर से किया, ये सब अप्रोच है, लेकिन बेस्ट इज दी बेस्ट। अभी देखो 25 ईयर ओल्ड एस्थमेटिक, एस्थमेटिक से उसने बता दिया कि एलर्जिक फीमेल है, आपके पास आती है, दोनों तरफ नाक बंद है 1 साल से, ऑन एग्जामिनेशन देयर आर पेल मैसेज इन बोथ नॉस्ट्रल्स, पेल कलर के अंगूर की तरह के मैसेज हैं, हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट में आप क्या करेंगे, एलर्जी के सारे टेस्ट कराएंगे और आप शाबाश हमारे पास, और आप सीटी स्कैन करेंगे, ठीक है, मैनेज क्या करेंगे, आप उसको पहले एलर्जी की ट्रीटमेंट देंगे, साथ फेस्ट प्रोटोकॉल से आप सीटी स्कैन अपने वो करवा ली, गुड शाबाश आईजी टेस्ट करेंगे, और फिर आपने उसको ट्रीटमेंट करनी है, ट्रीटमेंट ऑप्शन लिखते हैं बेस्ट इज दी फेस्ट, ठीक है, लेकिन एक फेस्ट इज नॉट अवेलेबल तो आप पॉलीपेक्टमी भी कर सकते हैं और एथमोइडेक्टमी, तीनों तरह की कर सकते हैं, नाक के अंदर से एथमोइडेक्टमी, नाक के बाहर से एक्सटर्नल, और मैक्सिलरी एंट्रम के थ्रू एथमोइड को अप्रोच कर सकते हैं ऑपरेशन के नाम। तो ये बेसिकली वो है, एंट्रोकॉर्नर पॉलिप जो है बेसिकली मैक्सिलरी एंट्रम से निकलता है और कोइना की तरफ जाता है, ठीक है, इसलिए इसको एंट्रोकॉर्नर बोलते हैं। इसकी कॉज क्या है, इसकी कॉज है इन्फेक्शन। कॉर्डवेल का लक इन सीन होता है बेटा, कॉर्डवेल लक करते हैं इसमें एंट्रोकॉर्नर में, वो मॉडल में नहीं करते, ठीक है। तो बेसिकली ये यूजुअली यंग एडल्ट्स में या बच्चों में होता है, इन्फेक्शन इसकी कॉज है, और ये सिंगल होता है, वो मल्टीपल है, ये सिंगल है। तो 3 पार्ट्स होते हैं बेसिकली, एक एंट्रम, एंट्रम से निकलता है, नेजल नाक की तरफ जाता है और फिर कोइना में आ जाता है, ठीक है, तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ये देखो पॉलिप निकला हुआ है, ये वाला इसके 3 पार्ट्स हैं, सबसे बड़ा कोइना की तरफ जाता है,
सर मेरी मॉम के साथ बिल्कुल यही हुआ था, मगर अभी तक उनके नोज से ब्लड क्लॉट्स आते हैं कभी कभी, इसकी क्या रीजन है? ब्लड क्लॉट्स आते हैं तो बेटा वो देखना पड़ेगा, कोई ब्लीडिंग, हाइपरटेंसिव तो नहीं है वो। तो मुझे इस तरह करना, बहुत व्हाट्सएप करके बाद में पूछना लेक्चर के बाद में, तो मैं हिस्ट्री लेके आपको बताऊंगा कि क्यों, क्या वजह है। ठीक है मारिया? अच्छा जी। तो क्या होगा? ठीक है, 3 पार्ट्स होते हैं इसके। एंट्रल नेजल कॉर्नर इन्फेक्शन इसी होती है, एक तरफ से भी आता है ये। ठीक है, टेस्ट में क्या करेंगे? पोस्टीरियर एनास्कोपी करेंगे, एंटीरियर एनास्कोपी करेंगे, पोस्टीरियर देखेंगे, कुछ वो जो कर्व वाले मिरर से करते हैं ताकि पीछे नाक देखने के लिए, और एक्सरे कराएंगे। एक्सरे में आपको एक नाक हेजी नजर आएगा जहां से पॉलिप आ रहा है। ठीक है, जैसे ये एक्सरे है ना, एक्सरे कहाँ दिया हुआ उसने? एक्सरे भी तो दिया हुआ, ये देखो, ये एक्सरे है। ठीक है, देखो राइट साइड पे हेजी है, लेफ्ट साइड पे सही एयर है, राइट पे एयर नहीं है। ठीक है, तो या ये साइनोसाइटिस है या आपका पॉलिप है। अगर आपको दूध नजर आ रही है तो पॉलिप है। अगर आपको इन्फेक्शन की हिस्ट्री देता है तो पहले इन्फेक्शन होती है, साइनोसाइटिस होता है, तो बाद में ये बन रहा है। ठीक है, सीटी स्कैन कराओगे, सीटी स्कैन में ये देखो कि कितना अच्छा आपका जो आपका मैक्सिलरी ऑस्टिन ब्लॉक है। राइट साइड पे देखो, इसी पेशेंट का सीटी स्कैन। ठीक है, बेसिकली क्या होना चाहिए? आपका एयर आनी चाहिए, टर्बुलेंस नजर आना चाहिए। तो यहाँ क्या है कि मैक्सिलरी एंटर में एयर नहीं है, ये बेसिकली ये देखो पॉलिप आ रहा है जहाँ पे एरो किया हुआ है। पॉलिप पीछे नाक से, मैक्सिलरी एंट्रम से आता हुआ नाक से, नाक के एंटीरियर भी लटक रहा है और पीछे मेन पीछे की तरफ जाता है। बच्चों में 70 ईयर में पॉलिप कौन सा होगा? बच्चों में 70 ईयर में कि बाबों में मारिया? मैं बताता हूँ आगे आपको, वो पढ़ाता हूँ, सब बच्चों में बड़ों दोनों का बताता हूँ। ठीक है, तो ये आपका एंटर कॉर्नर है। ये देखो गले में लटक रहा है, इससे कॉर्नर सबसे बड़ा पार्ट होता है, कई बार इतना बड़ा होता है नीचे गले में लटकना शुरू हो जाता है। ये देखो एंट्रम से आ रहा है, बजाय नाक की तरफ आए गले की तरफ चला जाता है ये। तो ये पोस्टीरियर एनास्कोपी में आपको नजर आ जाएगा ऐसा। अगेन इन्वेस्टिगेशन एंट्रोकॉर्नर एक्सरे पीएनएस कर दें। एक्सरे पीएनएस करोगे बेटा, पीएनएस में नजर आ जाएगा आपको। सीटी स्कैन, नोज, पीएनएस, फेस प्रोटोकॉल करेंगे, और उससे पहले एग्जामिनेशन में पोस्टीरियर एनास्कोपी करेंगे, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर एनास्कोपी एग्जामिनेशन में देखेंगे। ठीक है, आपको इंटीरियर एनास्कोपी, इंटीरियर देखा, मिरर से पोस्टीरियर देखा, फ्लेक्सिबल एनास्कोपी भी कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल जो नेजोफिंगोस्कोप होती है वो डाल के उससे देख लेंगे। टेस्ट में जो आपको एक्सरे कराएंगे पीएनएस का और सीटी स्कैन करवाएंगे, वही डोज पीएनएस टेस्ट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो नॉर्मली इसको निकालते हैं हम टेस्ट के थ्रू। ये देखो ये पॉलिप निकल रहा है और कोयना की तरफ जा रहा है। ठीक है, टेस्ट के थ्रू निकालते हैं, लेकिन अगर टेस्ट अवेलेबल नहीं है फिर एक ऑपरेशन करते हैं, कार्डवेल लक्स ऑपरेशन, जो मैंने आपको सर्जरी में पढ़ाया था। इसमें भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये एक्सरे है। ठीक है, अच्छा अब ये इंपॉर्टेंट, तो पॉलिपेक्टमी, पॉलिप निकाल सकते हैं सर्जरी के अंदर, पॉलिप निकाल देंगे। कार्डवेल लक्स करेंगे, कार्डवेल लक्स जो है ना मैक्सिलरी एंट्रम के इंटीरियर वॉल को, यहाँ शायद दिया है उसने, हाँ ये कार्डवेल लक्स है। ये देखो लिप उठा के ना, तो इंटीरियर वॉल मैक्सिलरी एंट्रम में सुराख करते हैं और ये पॉलिप निकालते हैं। ठीक है, ये कार्डवेल लक्स ऑपरेशन है। फोटो उठाया, इंटीरियर वॉल है उसमें ओपनिंग की और उसको निकाल दिया। लेकिन हम ये नहीं करते, आजकल फेस करते हैं। ठीक है, या नाक के अंदर से पॉलिप निकाला, उसको इंटरनेजल पॉलिपेक्टमी कहते हैं। इंटीरियर वॉल में सुराख करके निकाला तो उसको आप कार्डियोलक्स बोलते हैं। अगर कैमरे के थ्रू निकाला तो उसको फेस बोलते हैं। ठीक है, अब ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट पॉलिप के लिहाज से। ये अब गौर से देखो, ये स्ट्रक्चर है सारा का सारा। अब आपको जो पॉलिप नजर आ रहा है, क्या पता वो रेशा हो, दूर हो, उसको टच करके जरूर देखना। ठीक है, कई बार म्यूकोस इतना थिक होता है, पॉलिप नजर आ रहा होता है, आपको सक्शन करते हैं बाहर निकल आता है। ठीक है, तो ये नहीं फौरन वाइट चीज नजर आएगी दूध में फौरन पॉलिप लेवल कर दिया। एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको टच करके देखना है ये पॉलिप है या सिर्फ म्यूकस ही है। इसी तरह कई बार टर्बिनेट की हाइपरट्रॉफी हो जाती है। ठीक है, पॉलिप बड़ा जो है ना सॉफ्ट सा, इनसेंसिटिव, आप टच करोगे ना तो फील कोई नहीं होगा मरीज को, जबकि नॉर्मल टिश्यू को अगर टच करोगे जैसे टर्बिनेट तो फील होगा मरीज को। तो कई बार जो है ना टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी भी पॉलिप की तरह प्रेजेंट कर सकती है। इसी तरह अगर पॉलिप है और मैसिव ब्लीडिंग की हिस्ट्री है तो एंजियोफाइब्रोमा होगा। कैमरा से बेटा एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी वो कैमरे से करते हैं ना,
कैमरा और एंडोस्कोप। एंडोस्कोप बेसिकली कैमरा साथ लगाते हैं ताकि पिक्चर आपको नजर आए, और वो बहुत ज्यादा बड़ा एलेबोरेटेड विजन देती है। तो कैमरा बेसिकली फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी कैमरे की वो टेक्निक है, ठीक है। अगर पॉलिप है, साथ मैसिवली ब्लीड कर रहा है, लड़का है 14 साल का, तो एंजियोफाइब्रोमा। पॉलिप है, 13-14 साल का लड़का है, इन्फेक्शन की हिस्ट्री है, तो वो आपका इंट्राकॉर्नल पॉलिप है। 13-14 साल का लड़का है, एलर्जी की हिस्ट्री है, मल्टीपल पॉलिप्स हैं, तो वो आपके एथमॉइडल पॉलिप है, ठीक है। बहुत छोटा बच्चा है, 7-8 साल का बच्चा है, उसको नाक से सांस नहीं आ रहा, ठीक है, आप एक्सरे करते हैं, पीएनएस नाक के पीछे को दूध है, तो वो एडिनॉइड्स है, ठीक है। अगर बहुत बुरे बाबा जी हैं, उनके नाक के अंदर पॉलिप है, तो सबसे पहले आपने कैंसर सोचना। बहुत ओल्ड एज में भी यूजली पॉलिप्स नहीं होते, तो मिलिग्नेंसी है। अगर बिल्कुल ही 15 दिन का या 1 महीने का बच्चा है, उसमें पॉलिप है, तो याद रखें उसकी बायोप्सी नहीं लेनी, वो दिमाग से कुछ मेनिंगो या एन्सेफेलोसील आ रही है। तो इसलिए हमेशा ध्यान से आपने उसको एग्जामिन करना है, उसको टच करके देखना है, उसकी हिस्ट्री लेनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर पॉलिप रेड फ्लैशी है, ओल्ड पेशेंट में है, तो वो कैंसर है। अगर पॉलिप बच्चे में है, बहुत छोटे बच्चे में है, तो वो आपका मेनिंगोसेल या एन्सेफेलोसील दिमाग से आ रहा है। अगर दरमियानी उम्र का बच्चा है, इन्फेक्शन की हिस्ट्री है, एंट्रोकॉनल है। दरमियाने से उम्र का बच्चा है, ब्लीडिंग की हिस्ट्री है, तो वो आपका एंजियोफाइब्रोमा है। मल्टीपल पॉलिप्स हैं, बड़े के अंदर है, एलर्जी की हिस्ट्री है, तो मॉडल पॉलिप है। मल्टीपल पॉलिप बहुत छोटे बच्चे के अंदर है, तो वो आपका ये सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ठीक है। इसी तरह पॉलिप्स हैं, साथ आपने अगर देखते हैं कि उसमें एलर्जिक म्यूसन आ रहा है, साथ वो फंगस है। तो पॉलिप कैन प्रेजेंट एनी टाइप ऑफ, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है आपको डिफरेंशिएट करने के लिए। तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है, डिफरेंशियल डाइट, इससे पता चलेगा आपने कि आपको कॉन्सेप्ट बना है कि नहीं बना। तो हर पॉलिप दो नहीं लगा दें आपने, कि सर ने पढ़ाया था जी एंट्रोकॉनर और मॉडल है, तो बस यही होंगे। हिस्ट्री ध्यान से देखनी है आपने। ये टेबल 2 का फर्क है, ये टेबल भी उसने निकाली, समझो उसने चैप्टर कर लिया। ये एंट्रोकॉनल बच्चों में होता है, मॉडल बड़ों में होता है। एंट्रोकॉनल में इन्फेक्शन की हिस्ट्री होती है, मॉडल में एलर्जी का होता है। एंट्रोकॉनल में यूनिलेटरल होता है, मॉडल दोनों तरफ होते हैं। एंट्रोकॉनल में मैक्सिलरी साइनस से आता है, इसमें मॉडल साइनस से आता है और मिडल मीटर से आता है। इसकी ग्रोथ पीछे नाक गले की तरफ जाती है, जबकि ये एंटीरियर की तरफ ग्रो करता है, नाक के एंटीरियरली, ठीक है। फिर ट्राई लोब 3 पार्ट्स होते हैं इसके, और वो अंगूर के गुच्छे की तरह होता है टमाटर, ठीक है। ट्रीटमेंट में आप दोनों की मिलती जुलती है, पॉलीपेक्टमी कर सकते हैं, टमाटर कर सकते हैं, या सेंटर को यूनिलेटर होता है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये टेबल जिसने कर लिया और जिसने ये पॉइंट्स कर लिए, समझो कि उसको कॉन्सेप्ट बन गया उसका, ठीक है। तो बेटा पॉलिप का क्वेश्चन किसी ने गलत किया तो उसको मेरी तरफ से जूते लगेंगे। तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस को पढ़ लेना, नाक में एक तरफ की नाक, दो तरफ की नाक में बंद होती है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन है, 20 साल का आदमी है, लड़का है, बल्कि यूनिलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, नाक एक तरफ बंद है, नाक में डिस्चार्ज है। अब लॉस ऑफ स्मेल है। लॉस ऑफ स्मेल का मतलब है उसको क्रॉनिक राइनाइटिस की वजह से इंफेक्शन साइनोसाइटिस हो गई है। ऑन एग्जामिनेशन नेजल पेटेंसी इज रिड्यूस्ड ऑन द अफेक्टेड साइड एंड इप्सिलेटरल मैक्सिलरी साइनस इज हेजी ऑन एक्सरे। व्हाट इज दिस? ये क्या है? आंसर बताओ इसका। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, थिक नेजल डिस्चार्ज, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। नो, क्यों नूर? पॉलिप कहां से? उसने कोई ग्रोथ दिया आपको? उसने कहा नोज का एग्जामिन किया है तो आपको, ये थ्रोट का एग्जामिन किया तो देयर इज पॉलीपॉइडल मास, कहीं दिखा उसने पॉलीपॉइडल मास? ये बेसिकली मैक्सिलरी साइनोसाइटिस है, इसकी डिफरेंशियल में पॉलिप आएगा। अगर वो कहता है ऑन एग्जामिनेशन नाक एग्जामिन करते हैं तो एक आपको सिंगल यूनिलेटरल मास नजर आता है, कि पोस्टीरियर राइनोस्कोपी में आपको गले में लटका लटकता एक नाम मास नजर आता है। मास से पहले इन्फेक्शन होती है, ठीक है, ये उससे पहले वाली स्टेज है। अभी इसको इन्फेक्शन है, साइनोसाइटिस है, ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ने पूछ लिया क्योंकि थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, डिफरेंशियल पूछ लिया इसने, आपने लिखना पहले नाम पे साइनोसाइटिस लिखेंगे। 4 महीने से तो क्रॉनिक साइनोसाइटिस, क्रॉनिक मैक्सिलरी साइनोसाइटिस, सेकंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंट्रोकॉनल होगा। लेकिन अगर आपको कह देता है ऑन एग्जामिनेशन फाइंडिंग में दे देता है कि आपको एक यूनिलेटर मास नजर आ रहा है, तो देन दे देते हैं, ठीक है बेटा। तो कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे इसमें? एलर्जी की सारी करवाएंगे और सीटी स्कैन कराएंगे, एक्सरे तो होगा, ठीक है, सीटी स्कैन करवाएंगे, सर्जरी को प्लान करेंगे। मैनेजमेंट में आप क्या करेंगे? उसको एंटीबायोटिक्स देंगे, क्रॉनिक साइनोसाइटिस है मोस्ट लाइकली, एंटीबायोटिक्स, एंटीहिस्टामिन्स, डिकंजेस्टेंट्स देंगे। अगर वो नहीं ठीक हो रहा तो फिर आप टेस्ट करेंगे, एंडोस्कोपिकली जाके आप मिडल मीटर्स को ओपन करेंगे,
वहां से जो एक्सक्रीशन है ड्रेन करेंगे, अगर पॉलिप बना तो वो निकालेंगे। अब एक है जी जो चैप्टर पढ़ लिया था। अब एक क्रॉनिक, मैंने आपको दूसरा इन्फेक्टिव राइनाइटिस बता दिया था। इन्फेक्टिव राइनाइटिस हमने पढ़ लिया था मेरे ख्याल में। इन्फेक्शन की वजह से होगा तो वो आपको बेसिकली इन्फेक्टिव राइनाइटिस है, वायरस अंदर बैक्टीरिया किसी वजह से भी हो जाता है। अगर टर्मिनेट की हाइपरट्रॉफी होगी तो हाइपरट्रॉफिक राइनाइटिस बोलते हैं। तो ये बेसिकली ये सिनेरियो फर्क का है। 4 साल का बच्चा है, अगर बच्चे का नजला, जुकाम, खांसी, छींके, हल्का सा बुखार भी है तो वो यूजली वायरल राइनाइटिस है इन्फेक्शन की वजह से। अगर बच्चे की हिस्ट्री है कि नाक उसका बंद रहता है, छींकियां आती हैं और ये सिम्टम्स रिलीव होते हैं डीकंजेस्टेंट से, नाक से प्रोफ्यूज और म्यूकोजा स्वोलन है, पेल है, तो आपका मोस्ट लाइकली वो एलर्जिक राइनाइटिस है। ठीक है, ये दोनों फर्क है। जो सिनेरियो पूछ रहे थे ना, तो ये सिनेरियो बेटा इस तरह का फर्क आएगा सिनेरियो में। दिस इज द डिफरेंस ऑफ सिनेरियो, एलर्जिक और हमने लास्ट टाइम बेटा ये पढ़ लिया था ना, ट्रॉफिक राइनाइटिस और हाइपरट्रॉफिक राइनाइटिस, ये पढ़ लिया था ना। मिसाल और मरियम बताओ, ये हमने पढ़ लिया था ना राइनाइटिस मेरे ख्याल में, जब सिम्टम डिसऑर्डर पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ा था। वायरल एलर्जिक में ये बेटा देखो डिफरेंशिएटिंग। अच्छा, ये सिनेरियो जो है ना जो मैंने दिए हुए इम्तिहान में, ये नहीं आने कहीं कि सर ने दिए थे इम्तिहान में आने, ये सिर्फ तुम लोगों को समझाने के लिए है। यू आर म्यूटेड भाई, अनम्यूट करो। मेरी आवाज आ रही है? नहीं पढ़ाया था, अच्छा ठीक है, आ रही है आवाज, ठीक है। तो ये बेसिकली सिनेरियो ये देख के आपने ये नहीं कहना कि यही सवाल आएंगे फाइनल एग्जाम, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। देखो बच्चा है, उसकी माँ कहती है उसकी नोजी बह रही है, छींकें आ रही हैं, गला खराब है, नाक कान भरे हुए हैं, खांसी आ रही है और माइल्ड फीवर। तो एलर्जी के सिम्टम्स आते हैं, सर फीवर है, तो वो आपका मोस्ट लाइकली इन्फेक्टिव है, वायरल है। ठीक है, जो आपका एलर्जिक में आएगा वो इस तरह आएगा, नाक बंद है, छींके ही नीचे वाला जो ग्रीन कलर का है, स्नीजिंग है, और जब भी वो नाक में कुछ स्प्रे करता है डीकंजेस्टेंट, तो डीकंजेस्शन जब होती है तो उसको बेहतर हो जाता है। आंखों में से, नाक में से पानी बहुत आता है, राइनोस्कोपी की म्यूकोजा सारा पेल हुआ है, टर्मिनेट्स बड़े हुए हैं, तो ये बेसिकली क्रॉनिक हाइपरट्रॉफिक राइनाइटिस है, एलर्जिक राइनाइटिस। ठीक है, तो दिस इज द एलर्जिक में फीवर बहुत कम चांस है। अगर एलर्जिक में फीवर होता है तो फिर इसका मतलब है कि वो सुपर इम्पोज वायरल हो गया उसको। ठीक है, ऐसा एलर्जिक में वरना फीवर नहीं होगा। अगर फीवर आ जाता है एलर्जी के साथ, उसका मतलब है कि अब वही एलर्जी आगे वायरस में कन्वर्ट हो गई, कोल्ड एंड फ्लू में। ठीक है, तो आपका एक्यूट राइनाइटिस हो सकता है भाई, जैसे अभी आपको कोरोना मैंने पढ़ाया है मेरे ख्याल तुम लोगों को, अब वैसे तुम भूल गए हो। जैसे कोरोना है, कोरोना बेसिकली राइनाइटिस है, कोरोना इज वन वायरस, ठीक है, जो कॉमन कोल्ड प्रोड्यूस करेगा। उसमें क्या होता है, ये नजला, जुकाम, छींके, बुखार आता है, और जब जुकाम में बुखार हो जाता है, वायरस आया, फिर सुपर इम्पोज इम्यून बैक्टीरिया आ जाता है, इसलिए हम एंटीबॉडीज दे देते हैं। तो वायरस है तो कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी, खुद ही इसने ठीक हो जाना है। सुपर इम्पोज उसके लिए आप दे सकते हैं, सुपर इम्पोज इन्फेक्शन के लिए आप एंटीबायोटिक दे सकते हैं, और वैसे आप टॉपिकल डीकंजेस्टेंट, एंटीहिस्टामिन, छींकने के लिए दे सकते हैं जो नाक में से पानी आ रहा है। ठीक है, और अगर राइनाइटिस के साथ जिसम पर रैश भी बन जाते हैं, तो इसका मतलब है कि वो वायरस हुआ रैश वाला, जैसे मीजल्स है, खसरा है, उसमें जिसम के सारे दाने बन जाते हैं, रुबेला या चिकन पॉक्स लाकड़ा काकड़ा कहते हैं। डीएनएस लेक्चर एनाटमी ये था सर बिफोर ही। ओके आयदा, इस तरह बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है आपको। ठीक है, डिफ्थीरिया की वजह से हो सकता है आपको, स्टेप की वजह से हो सकता है, उसमें अपने एंटीबायोटिक्स देनी है, लेकिन साथ डीकंजेस्टेंट, एंटीहिस्टामिन भी देनी है। सिम्टम फ्री जरूर करना है। जो सिनेरियो में सिम्टम दिए हुए ना, जैसे ये बच्चे के अगर सिम्टम आ रहे हैं ना ये वाला, तो आपको सिम्टोमेटोलॉजी में जरूर देखो, कह रही है कि नाक बह रहा है तो अपने एंटीहिस्टामिन देनी है, छींके हैं तो एंटीहिस्टामिन देनी है, गले में दर्द है तो अपने एंटीबायोटिक एहतियातन दे देनी है सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए, फुलनेस है तो डीकंजेस्टेंट्स देने हैं आपने, खांसी है तो आपने एंटीटुसिव्स देने हैं खांसी के लिए, फीवर है तो आपने एनर्जेटिक्स, एंटीपायरेटिक्स देने हैं। तो ये हमेशा याद रखना है, सिनेरियो वाली दवाइयां सारी देनी है आपने।
तो ये जो जो आप बेसिकली पढ़ते जाओगे, बार बार सुनते जाओगे, तो फिर आपको समझ आती जाएगी कि हमने मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट में क्या फर्क है। और जब मरीज देखते जाओगे, ये कर लिया था गुड मिसाल, जब मरीज देखते जाओगे तो फिर आपको ज्यादा समझ आती जाएगी कि ये एलर्जिक है, ये वेजोमोटर है, ये ट्रॉफिक है, ये हाइपरट्रॉफिक है, ये आपका साइकोसोमेटिक है, ये आपका वायरल है। ठीक है, हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। इतने क्रॉनिक राइनाइटिस है, क्रॉनिक कोई एलर्जन है, उसकी वजह से ये क्रॉनिसिटी में चला जाएगा, तो उसको क्रॉनिक राइनाइटिस बोलेंगे, क्रॉनिक एलर्जी की वजह से। क्रॉनिक राइनाइटिस की वजह से फिर आगे साइनोसाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, एडिनोडाइटिस, ये सारे हो सकते हैं स्टेशन ट्यूब डिसफंक्शन की वजह से। तो क्रॉनिक राइनाइटिस बेसिकली जो स्मोकर्स होते हैं, जिनका डस्ट में काम करते हैं, उनमें यूजली होता है। ये देखो, ये लिखा हुआ डीएनएस में भी क्रॉनिक राइनाइटिस, जो पूछ रहे थे ना, नाक बंद होगा, डीएनएस होगी, उसमें भी क्रॉनिक राइनाइटिस हो सकता है। ठीक है, ये वो डीएनएस में, तो डीएनएस में क्या होगा, बार बार डस्ट, मिट्टी, धुआं उसको बार बार लगेगी। इस तरह वेजोमोटर में भी हो सकता है, इमोशनल डिस्टर्बेंस में भी हो सकता है। तो क्रॉनिक सिंपल में क्या होता है कि सिर्फ आपका म्यूकोजा पेल हुआ होता है। अगर पेल के साथ म्यूकोजा का हाइपरट्रॉफी भी हो जाती है, बढ़ भी जाता है, तो उसको बोलते हैं क्रॉनिक हाइपरट्रॉफी। अगर इंफीरियर टर्मिनेट बढ़ भी जाते हैं। अगर आपसे पूछे हाइपरट्रॉफी राइनाइटिस अफेक्ट्स व्हिच पार्ट ऑफ द नोज मोस्ट, तो किसको कहता है बेटा, मिसाल बताओ, मिसाल आयदा मरियम, सब किसको अफेक्ट करेगा, हाइपरट्रॉफी करेगा, कौन से म्यूकोजा को, जिसकी वजह से नाक बंद हो जाएगा। टर्मिनेट, शाबाश, ज्यादा इंफीरियर टर्मिनेट को, गुड। तो कौन है इंफीरियर टर्मिनेट, गुड आमना, एक्सीलेंट। ज्यादा इंफीरियर को करेगा, फिर नीचे होता है इंफीरियर, गुड मरियम, मिसाल, आयशा, वेरी नाइस आम, ऑल ऑफ यू, आमना, मरियम, आयदा, मिसाल, एक्सीलेंट। ठीक है, टर्मिनेट को कर देगा। टर्मिनेट इतने बढ़ जाते हैं कि नाक बंद हो जाता है। तो फिर हमें ये क्वेश्चन आ जाता है, फिर आप उसको मैनेज कैसे करते हैं। तो फिर जब टर्मिनेट्स इतने बढ़ जाते हैं, तो फिर आप सर्जिकली इसको काटते हैं, सब में कुछ सेक्शन करते हैं, डायथर्मी से करते हैं, लेजर से करते हैं, फिर आपने टर्मिनेट काटने होते हैं। अच्छा, उस पर लास्ट में नाइट्रोस है जी, हाइपरट्रॉफी भी हो गया, अब आखिरी ट्रॉफिक है। अपना वाइवा में भी पूछा था, यस। हाँ, गुड आइटम, बड़ा अच्छा तुम लोग याद रखा, वेरी गुड। अच्छा, लास्ट में नाइट्रोस ये ट्रॉफी, अब हाइपरट्रॉफी में बढ़ जाता है, ट्रॉफी में यूजली कम हो जाता है। ठीक है, अब मेरी बात याद रखनी है, ट्रॉफिक राइनाइटिस हमेशा औरतों में कॉमन होता है। वजह जैसे मैंने बताया था ना, एंजियोफाइब्रोमा लड़कों में होता है, ये लड़कियों में होता है, क्योंकि ये दोनों हार्मोनल है, बेसिकली हार्मोन डिपेंडेंट है। इसमें टेस्टोस्टेरोन का रोल है, ठीक है, एंजियोफाइब्रोमा में समझ जाता है। इसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का रोल है। इसलिए ये एट्रोफी जो होती है बेसिकली हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से, यूजुअली अगर नेजल म्यूकोजा एट्रोफी हो जाता है, और एट्रोफी की वजह से वहां पे क्रस्ट बनने शुरू हो जाते हैं, म्यूकोजा के क्रस्ट बनने शुरू हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं एट्रोफिक राइनाइटिस। तो एट्रोफिक राइनाइटिस के फीचर क्या है, लड़कियों औरतों में होगा, ठीक है, चाइल्ड बियरिंग एज में होगा यूजुअली, और जो टर्बिनेट की बोन है या टर्बिनेट है, ये पूरा म्यूकोजा एट्रोफी हो जाएगा, उसकी जगह पे सारे क्रस्ट आ जाएंगे। क्रस्ट जिसको क्या कहते हैं, रैट्स, नेजल रैट्स, रैट्स का पता है ना, हाँ शाबाश। और वो भर जाएंगे जब इतने ज्यादा क्रस्ट, उसकी वजह से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, और इतनी गंदी स्मेल होगी कि मरीज को तो नहीं आ रही होगी, बाकी बंदा उसके पास नहीं बैठ सकेगा। ठीक है, तो ट्रॉफिक राइनाइटिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस सब जो राइनाइटिस में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको सवाल आते हैं, तो पॉलिस में से आता है कि या ट्रॉफिक में से आता है, तो ये सबने याद करना है। तो इसकी टियोलॉजी एग्जैक्ट अननोन है, लेकिन इसके रिस्क फैक्टर हैं, ये है, हर्निया से याद रखना है। हेरिडिटरी, एंडोक्राइन में मैंने बताया फीमेल में होती है, ठीक है, मेल में बहुत कम है। रेशियल वाइट में ज्यादा होते हैं, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, क्लेप्सियलोस आइनिस का बैक्टीरिया है, और तो हर्निया सबने याद रखना, ठीक है। हर्निया बेसिकली इसकी वजह से, ये इसका निमोनिक है, एट्रोफी हो गई। इन चीजों की वजह से अगर म्यूकोजा की एट्रोफी हो जाती है, तो और नाक में से बहुत गंदी स्मेल आती है, नाक में क्रस्ट भर जाते हैं हरे ग्रीन या ब्लैक कलर के, तो दैट डिजीज इज कॉल्ड एज एट्रोफिक लाइनाइटिस, एट्रोफी ऑफ नोज। ठीक है, पैथोलॉजी में क्या है, बेसिकली वो, या प्लमर एपिथेलियम गायब होता है, और आपके सारे जो एपिथेलियम गायब होकर उसकी एट्रोफी हो जाती है, बोन तक नजर आने शुरू होती है, बहुत खुली कैविटीज बन जाती है नाक में। ये देखो, नॉर्मली टर्बिनेट्स हैं, ये देखो सारा नाक ही भर गया, टर्बिनेट छोटी छोटी रिजेस रह गई है, कोने पे छोटे छोटे टैग नजर आ रहे हैं, ये टर्बिनेट्स हैं, ऊपर वाला मीटर है, नीचे वाला इंफीरियर, बाकी सारा नाक जो है ना, वो हवा से भर गया है ट्रॉफी की वजह से। यहाँ देखो टर्बिनेट्स भी नजर नहीं आ रहे।
ये बेसिकली सीटी स्कैन में है, ठीक है। अगेन सीटी स्कैन एग्जिस्ट, तो फीमेल में कॉमन होते हैं, बहुत गंदी स्मेल आती है नाक में से। एक तो मरीज को खुद नहीं आ रही होती क्योंकि वो जो आपके है ना सेंसर लगे हुए हैं स्मेल के, और फैक्ट्री एपिथेलियम वो भी डैमेज हो जाता है, इसलिए मरीज को स्मेल आती नहीं। लेकिन पास वाले का तो बस बेड़ा गर्क हो जाता है, वो सूंघ भी नहीं सकता, मर्सीफुल है ना उसमें। और बड़े बड़े क्रस्ट की वजह से मरीज का नाक बंद रहता है, और क्योंकि वो बिल्कुल वहां पे वेंटिलेशन नहीं हो रही, क्रस्ट है, तो वो क्रस्ट छीलते जाते हैं, वेसल्स को एपिस्टेक्सिस भी हो जाता है। क्रस्ट ग्रीन जो ब्लैक कलर के होते हैं, नेजल कैविटी बहुत बड़ी हो जाती है, टर्बिनेट छोटे हो जाते हैं, नाक की हड्डी में सुराख हो जाता है, नाक बैठ जाता है। और जब नाक में इतने प्रॉब्लम है तो नाक जुड़ा हुआ, क्योंकि फेरेंस लेरेंस है, तो इसलिए वहां पे भी उनमें भी ट्रॉफी हो जाएगी, फेरेंजाइटिस, एट्रोफिक लेरेंजाइटिस और डेफनेस। ट्रीटमेंट क्या करने हैं, जो जो काजेज हैं, एक तो ये बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, क्रस्ट मूव करने हैं, इसलिए नाक की इरिगेशन सेलाइन के साथ नाक को वॉश करना बार बार। तो ये ग्लूकोज इन ग्लिसरीन क्या करता है, ये क्रस्ट को सॉफ्ट कर देता है, ठीक है। इस तरह में टॉपिकल एंटीबायोटिक्स देने हैं, सिटिंग होती है जो कि बेसिकली एक कॉज जो है, वो जो जो कॉजेज उसकी हैं, क्लेब्सिलोजाइनी है कॉज। हाँ, ऑपरेशन तक पहुंच भी गई है। पेंटी को अपने प्लेसेंटा देना है इसको, जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है, क्योंकि ये इसमें एक कॉज इसकी आपकी एंडोक्राइनल है, ठीक है। सिस्टेमिक एंटीबॉडीज भी दे सकते हैं, जो पोटेशियम आयोडाइड है वो भी है। तो इसकी आपने ट्रीटमेंट रट्टा लगानी है। और अगर ये चीजों से नहीं ठीक हो रहा तो फिर आप क्या करते हैं, नाक दोनों साइड का बंद कर देते हैं, मुंह से सांस ले, लेकिन वो बहुत अनोइंग होता है, इसलिए मरीज का पहले 6 महीने के लिए एक नाक बंद करते हैं, इसको यंग ऑपरेशन कहते हैं, फिर एक खोल के दूसरा कर देते हैं। अगर किसी और वजह से ट्रॉफी हो रही है, सिफिलिस, लीपर्स, लेप्रोसी, तो उसको सेकेंडरी ट्रॉफिक लाइनस बोलते हैं। तो ये बेसिकली सिनेरियो है। लड़की है, औरत है, 23 साल की, बाइलेटरल फाउल स्मेलिंग नेजल डिस्चार्ज आ रहा है, नेजल कैविटी जब देखें बहुत बड़ी है, बड़ी बड़ी है, क्रस्ट से सेप्टम परफोरेटेड है, टर्बिनेट्स रिप्लेस्ड हैं। तो क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन बताओ भाई, जल्दी से लिखो ताकि लेक्चर खत्म करें। क्या क्या ट्रीटमेंट करेंगे इसकी, मेडिकल में बताओ पहले, जल्दी जल्दी लिखते जाओ। आयदा, मरियम, जिनकी स्पीड तेज है, हिरा, हमारा, इरिगेशन, नेजल इरिगेशन विद सेलाइन, ग्लूकोज इन ग्लिसरीन, शाबाश, क्रस्ट को सॉफ्ट करेगी, लोकल एंटीबायोटिक, फिनासिटीन, सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स, गुड, ग्लूकोज इन ग्लिसरीन, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड, प्लेसेंटल एक्सट्रैक्ट, वेरी गुड, प्लेसेंटा का एक्सट्रैक्ट इंजेक्ट कर देंगे, सर्जिकल करेंगे, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड, वेरी गुड। यंग ऑपरेशन करेंगे, ईस्ट्राडाइल स्प्रे देंगे, वेरी नाइस, वेरी नाइस, पोटेशियम आयोडाइड, गुड मिसाल, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट ऑप्शन लिख दिए आपने, तो 4 नंबर मिल गए आप। एंटीबॉडी जंग ऑपरेशन, वेरी गुड मारिया हेरा, एक्सीलेंट एक्सीलेंट बच्चों, माइदा गुड, मारिया हिरा, नूरुल हुदा, हिना सफदर, वेरी नाइस, ठीक है जी। अब हमारे पास कल जो रह गया उसका, पीछे रह गया ट्रॉमा टू फेस रह गया, ग्रेनुलोमेटस डिजीज रह गया, ठीक है। ये दो रह गए, अब नेक्स्ट टाइम में हम ये दोनों करेंगे और साथ हम वो कर लेंगे, साक्षी देख लेंगे इंशाल्लाह। ओके, मंशा साहब आ गए हैं, अब अपने मंशा साहब की तकरीर सुननी है। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप व्हाट्सएप करके पूछ लेना।